नमस्कार मित्रों, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका प्रमुख विषय है शब्दार्थ भेद तथा मीमांसक मत। द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में इन दोनों ही तत्वों का निर्देश किया गया है। इस शब्दार्थ भेद की क्या आवश्यकता हुई? काव्य लक्षण के प्रसंग में यह जानना अत्यंत आवश्यक है तथा काव्य प्रकाश के संदर्भ में मीमांसक मत क्यों निर्दिष्ट किए गए हैं, ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस संपूर्ण काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए अंत में लिखा है संपूर्णमिदं काव्य लक्षणम। तो सारी चीजें इस काव्य लक्षण से ही संबंधित होंगी। जितने भी व्याख्यान, जितने भी अन्य आचार्यों के मत और उनका खंडन मंडन, ये सब सारी प्रक्रिया किस लिए की जा रही है? तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी, इस सिद्धांत वाक्य के समर्थन में। तो आज से हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य का सामान्य स्वरूप तथा काव्य के मोटे मोटे जो तीन भेद हैं, उनका हमने स्वरूप जाना। आनंद वर्धनाचार्य की जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसकी टीका लोचन है, उसी को आधार बनाकर मम्मट लिख रहे हैं। ये तो हम बार बार कहते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरुजी से ध्वन्यालोक का लोचन पढ़ा और लोचन में किन किन स्थलों पर आचार्य मम्मट वहां से सीधे के सीधे वाक्य रख देते हैं, वह शब्द शैली को परिवर्तित कर देते हैं। ये सब चीजें हमने वहां से जानी। तो लोचन का काव्य प्रकाश पर बहुत प्रभाव पड़ा है, ये समझ में आता है। इसलिए आचार्य मम्मट काव्य के तीन भेदों में एक नई कल्पना करते हैं, उत्तम मध्यम अधम। इसकी अपेक्षा आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य, इस प्रकार तीन भेद किए हैं। और उन्होंने उत्तम मध्यम अधम की बात नहीं की गई है, उन्होंने सहृदय के हृदय को ही उत्तम और मध्यम और अधम समझने का एक तरह से स्वतंत्रता दे दी है कि सहृदय ही समझे क्या उत्तम है, क्या मध्यम है, क्या अधम है। यहाँ तक कि उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के प्रसंग में अत्यंत उत्कृष्ट बताया है, उसको भी मधुर बताया है। तो उनके यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या उत्तम है, क्या मध्यम है और क्या अधम है। आचार्य मम्मट की ये नई कल्पना है उत्तम मध्यम अधम वाली। अब बात जब काव्य के प्रमुख भेदों पर हो गई थी, तो उसके बाद काव्य का जो लक्षण है उसमें जो पद दिए गए थे, जैसे शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थ वहां पर विशेष्य पद था। काव्य किसे कहते हैं? शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। शब्दार्थ हो गया विशेष्यांश। अदोसौ, सगुणौ और अनलंकृति, ये तीन उस शब्दार्थौ इस पद के विशेषण थे। तो पहले विशेष्य को जान लेने की परंपरा है। जब हम विशेष्य को समझ लेंगे तो विशेषण को भी समझने की बात की जाएगी। विशेषणांश के व्याख्यान के लिए उन्होंने वही निर्दिष्ट कर दिया है, दोष गुण अलंकाराः वक्ष्यन्ते। दोष, गुण और अलंकार क्रमशः सप्तम, अष्टम और नवम दशम में कहे जाएंगे। उनके स्वरूप का निर्देश सप्तम, अष्टम, नवम दशम उल्लास में किया जाएगा। तो द्वितीय उल्लास का सबसे पहला विषय हो जाता है शब्दार्थ स्वरूप। शब्दार्थ स्वरूप का निर्देश करने के लिए आचार्य उपक्रम करते हैं और कहते हैं क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आहा। अब हम बात कर लेते हैं जो काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास की प्रथम वृत्ति है, इस प्रकार लिखी है, क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आहा।
क्रम से शब्दार्थ के स्वरूप को समझना ही मुख्य प्रयोजन है इस द्वितीय उल्लास की प्रथम वृत्ति का। क्रमेण अर्थात जो क्रम है, पहले विशेष्य को जान लीजिए, उसके बाद विशेषणांश को समझेंगे। शब्द और अर्थ के स्वरूप को बता रहे हैं। पहले शब्द है तो शब्द के स्वरूप को बताया जाएगा, उसके बाद अर्थ के स्वरूप को बताया जाएगा। शब्द का स्वरूप बताते हुए निर्देश कर रहे हैं शब्द के भेदों का। स्याद् वाचकः लाक्षणिकः शब्दः अत्र व्यंजकस्त्रिधा। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन भेदों वाला ये शब्द होता है। वस्तुतः शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उपाधि के भेद से शब्द के तीन भेद बन सकते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अत्र अर्थात काव्य, यहाँ पे लिख दिया अत्र अर्थात इस काव्य में, एसाम स्वरूपम बक्ष्यते, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक के स्वरूप को आगे बताएंगे। अब शब्द के तीन भेदों का निर्देश कर दिया, तो अर्थ के भी तीन भेद होंगे। तो वाच्य, वाच्यादयस तदर्था स्युः, अर्थात वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये क्रमशः वाचक का जो अर्थ होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, लाक्षणिक का जो अर्थ होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और जो व्यंजक शब्द है उसका जो अर्थ आता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस प्रकार तीन शब्द के भेद तथा तीन अर्थ के भेद का निर्देश कर दिया। शब्दार्थ के भेद के क्रम में ही एक प्राचीन परंपरा में एक चौथा अर्थ भी माना गया है, जिसका निर्देश आचार्य कुमारिल भट्ट ने किया है। मीमांसक थे आचार्य कुमारिल भट्ट, और इनका एक ग्रंथ है तंत्र वार्तिक। तंत्र वार्तिक में इन्होंने निर्देश किया है तात्पर्यार्थ का। अब इस तात्पर्यार्थ को समझने के लिए ही हम उपक्रम करेंगे आज के विषय का। यही विषय अत्यंत गूढ़ है और समझ में एकदम से नहीं आता है, इसी को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि काव्य प्रकाश के संदर्भ में अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद की क्या प्रासंगिकता है, ये भी इस तात्पर्यार्थ के स्वरूप को समझने से हमें समझ में आ जाएगा। आचार्य मम्मट ने शब्द के उपाधि भेद से तीन भेद किए और अर्थ के भी क्रमशः तीन भेद किए। ये तात्पर्यार्थ और आ गया, एक भेद तात्पर्यार्थ के रूप में आ गया, उसका स्वरूप भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। हम व्यवहार में देखते हैं कि कोई शब्द होता है, शब्द का उच्चारण किया गया, शब्द का उच्चारण किया गया तो उसमें किसी व्यापार के माध्यम से कोई अर्थ जरूर आता है। कभी वहां पर मुख्य व्यापार प्रवृत्त होता है, कभी अमुख्य व्यापार प्रवृत्त होता है, कभी मुख्य और अमुख्य से भी एक अतिरिक्त व्यापार होता है, वो प्रवृत्त होता है। सामान्य रूप से हम जब व्यवहार करते हैं तो जैसे हमने कह दिया वन में शेर, जंगल में शेर, तो जंगल में शेर कहने से शेर पद का जो मुख्यार्थ है उसका ही ग्रहण होगा। गांव में चले आए, किसी बालक के स्वरूप को देखा और कह दिया यह बालक शेर है, तो यहां पर शेर का मुख्यार्थ नहीं लिया जाएगा, अपितु शेर में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म गुण के आधार पर इस बालक में अमुख्य अर्थ का ग्रहण किया जाएगा। तो अभी हम शब्द और अर्थ पर बात कर रहे हैं, तो शब्द से अर्थ आने में कोई न कोई व्यापार प्रवृत्त होता है, कभी मुख्य व्यापार, कभी अमुख्य व्यापार, कभी इन दोनों से भिन्न व्यापार। इसी विषय में जो हमारी भारतीय संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है, संस्कृत वाङ्मय की जो परंपरा है, उसमें अनेक मत मिलते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं, अब इसको इस तरह एक समझ सकते हैं, जैसे घट क्या है? फल। घट क्या है? कार्य। तो घट रूपी कार्य के प्रति मिट्टी क्या होती है? कारण। और घट का निर्माण होगा, इसमें कोई व्यापार भी तो होगा। तो चाक का घूमना और उसमें जो अन्य उपकरण है उनका सक्रिय होना व्यापार हो जाएगा।
या फिर ये समझ लीजिए कि हमारा दिल्ली जाना फल है और हम क्या हैं, कारण हैं। तो इसमें गमन व्यापार होगा तभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। इसी तरह शब्द से अर्थ आता है तो उनमें भी कोई ना कोई व्यापार होता है। उन्हीं व्यापारों को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य इत्यादि। प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में भी कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान में कहा गया है कि इंद्रियां कारण होती हैं, इंद्रिय का वस्तु के साथ जो सन्निकर्ष है वो व्यापार होता है, और प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान जो है वह कार्य अथवा फल होता है। अनुमान के विषय में भी अत्यंत प्रसिद्ध एक कारिका है, व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत्, और फिर अनुमिति जो होता है वो फल होता है। ये कारिकावली की एक कारिका है। व्यापार क्या होता है, परामर्श, परामर्श वहां पर व्यापार हो जाता है। और कारण क्या हो जाता है, व्याप्ति ज्ञान या अनुमान, अनुमान कारण हो जाता है, परामर्श व्यापार हो जाता है, और अनुमिति का ज्ञान, अनुमिति होना ही वहां पर कार्य हो जाता है या फल हो जाता है। इसी तरह शब्द प्रमाण के विषय में भी कहा गया है कि पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्दबोधः फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। अर्थात पदज्ञान क्या है, करण है वहां पर। पदार्थोपस्थिति, पदार्थोपस्थिति को ही शब्द शक्ति कहा गया है, वो क्या है, व्यापार। और शाब्द बोध क्या है, फल है। शब्दात् जायमानः बोधः शाब्द बोधः। तो ये शाब्द बोध जो है वही क्या है, फल होता है। और यहां पर जो बात हो रही है वो शब्द प्रमाण की हो रही है। प्रत्यक्ष समझ लिए आप, प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियां करण होती हैं, इंद्रिय का वस्तु के साथ जो सन्निकर्ष है वो व्यापार होता है, और किसी वस्तु का ज्ञान होना ही फल होता है। अनुमान में व्याप्ति ज्ञान अथवा अनुमान जो है वो करण है, परामर्श क्या है, व्यापार है, और अनुमिति का ज्ञान हो जाना ही क्या है, फल है। इसी तरह जो साहित्य शास्त्र है वो शब्द प्रमाण पर आधारित ज्ञान है, और उसमें पदक ज्ञान जो है वो करण होता है, पदार्थोपस्थिति व्यापार होता है, और शाब्द बोध फल होता है। ये बात आप यहां तक समझे। फल क्या हो रहा है, शाब्द बोध। अब शाब्द बोध के विषय में भी अन्य मत निकलते हैं कई सारे, लेकिन उससे पहले एक चीज ये भी जान लेनी चाहिए कि हमारी जो संस्कृत वाङ्मय की एक परंपरा है उसमें व्यापार किस प्रकार से बढ़े और क्या क्या स्वरूप रहा उनका, ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम किसी भी अपने ज्ञान का जो स्रोत है वो वेद को मानते हैं, और वेदों में केवल मुख्यार्थ से अभिप्रेत होता था, मुख्यार्थ ही अभिप्रेत होता था। वेदार्थ चिंतन की जो परंपरा थी उसमें मुख्यार्थ तक ही सीमित थे हम लोग। लेकिन कालांतर में वेदार्थ की मीमांसा पर चर्चा हुई। वेदार्थ पर मीमांसक जो लोग, मीमांसा मतलब किसी तत्व का विशेष रूप से विचार करना, और उन मीमांसकों ने एक अर्थ निकाला कि मुख्य अर्थ के अतिरिक्त भी कोई अर्थ होता है जो तात्कालिक व्यवस्था के अनुकूल था। इस समय भी बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं समाज में, हम देखते हैं कई सिद्धांत चल गए हैं और मुख्य अर्थ लेकर उनको विवाद का विषय मानते हैं। जैसे एक ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी वाली जो बात आती है रामचरितमानस में, उसके विषय में भी लोग मुख्यार्थ लेकर विवाद का विषय बनाते हैं, और वर्तमान समाज के प्रसंग में वो प्रतिकूल प्रतीत होता है, और फिर इस प्रकार सनातन परंपरा पर आक्षेप किया जाता है। तो जो सनातन परंपरा के विरोधी है उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि हमारा एक मुख्यार्थ होता है, और मुख्यार्थ जब संगत न हो तो
अमुख्य अर्थ का हम सहारा लेते हैं, जिससे वर्तमान समाज में उसकी संगति बिठा सकें। तो ये परंपरा अभी से नहीं थी। सबसे पहले मीमांसा दर्शन में, मीमांसा जो वेद की मीमांसा करते थे, उन आचार्यों ने एक मुख्य अर्थ माना, एक अमुख्य अर्थ माना। अमुख्य अर्थ के दो भेद किए, जिसमें गुण के आधार पर जो अर्थ आएगा, है ना, मुख्य अर्थ का जो व्यापार उसको अभिधा माना। अमुख्य अर्थ में दो भेद किया, गुण के आधार पर जो अर्थ आएगा उसको गौड़ी व्यापार माना, और जो उससे भिन्न अर्थ, अन्य अर्थ लक्षित करने वाला जो व्यापार, उसे लक्षणा माना। इस तरह से उनके यहाँ मुख्यार्थ को देने वाला जो व्यापार है वो अभिधा हो गया। अमुख्य अर्थ के दो भेद हो गए, एक गौड़ार्थ और एक लक्ष्यार्थ। तो गौड़ार्थ को देने वाला जो व्यापार था उसे गौड़ी कहा गया, और लक्ष्यार्थ को देने वाला जो व्यापार था वो लक्षणा कहा गया। व्यापार को वृत्ति भी कहते हैं, इसलिए इनको अभिधा वृत्ति, गौड़ी वृत्ति और लक्षणा वृत्ति के नाम से ग्रहण किया गया। मीमांसा की जो परंपरा है उसमें ही एक आचार्य हुए कुमारिल भट्ट, जिनका यहाँ ये मत दिया गया है अभिहितान्वयवादिनाम मतम। सामान्य रूप से अभी ये समझ लेते हैं, जो परंपरा समझ रहे हैं कि वेदार्थ चिंतन परंपरा में केवल अभिधा थी, फिर मीमांसकों ने अभिधा के साथ साथ लक्ष्यार्थ और जो लक्षणा वृत्ति और गौड़ी वृत्ति को भी मान्यता दी, और उसी क्रम में मीमांसक मत के अनुयायी एक कुमारिल भट्ट आचार्य हुए, और उन्होंने तंत्र वार्तिक नाम के ग्रंथ में 4 व्यापारों की कल्पना की। इसमें एक पदार्थ बोधक अभिधा व्यापार, वाक्यार्थ बोधक तात्पर्य व्यापार, जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक, और बाकी जो 2 पहले से थे उन्हीं को माना। तो इस तरह से जो व्यापारों की जो परंपरा है, वृत्ति मानने की जो परंपरा है, वो 1 से 2, 3 और 4 तक पहुंच गई, और गौड़ी और लक्षणा वृत्ति कुमारिल भट्ट ने भी पूर्ववत स्वीकृत की। कुमारिल भट्ट के एक अत्यंत प्रिय शिष्य थे प्रभाकर, जो उनके ग्रंथ में उलझे हुए स्थलों को सुलझाने का काम करते थे। अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, इसलिए प्रभाकर को गुरु की संज्ञा से स्वीकृत किया गया। इनका ग्रंथ न्याय मंजरी है, और इन्होंने अपने कुमारिल भट्ट के सिद्धांत से थोड़ा अलग हटके एक शैली अपनाई, जिसका नाम रख दिया। उस शैली में इन्होंने अभिधा व्यापार, गुणवृत्ति और लक्षणा को स्वीकृत किया, अपितु इन्होंने जो तात्पर्य वृत्ति है उसकी मान्यता का ग्रहण नहीं किया। इन्होंने कहा कि अभिधा व्यापार है। ये दोनों ही सिद्धांत यहाँ पर, तात्पर्य वृत्ति की स्वीकृति और केवल अभिधा से काम चलने वाली जो बात है, ये इन 2 कारिकाओं में जो वृत्ति भाग है, एक अभितान्वयवादियों का मत और दूसरा अन्विताभिधानवादियों का मत। तो इस तरह इसको समझ लेंगे। इसके बाद नैयायिक परंपरा विकसित होती है। इन्होंने 2 अर्थ माने, एक बाध रहित, दूसरा बाध सहित। जो बाध रहित अर्थ है उसमें अटव्याम सिंह, वन में शेर, ये बाध रहित हो गया, वन में शेर होता है, सिंगो माड़व कहा में, बाध सहित मान लिया। इसलिए इन्होंने क्या किया, 2 शक्तियां मानी, 2 वृत्तियां मानी, एक शक्ति और लक्षणा। लक्षणा में ही गौड़ी का अंतर्भाव किया, जिसमें निर्वाद वाक्यार्थ प्रतीति के लिए शक्ति मानी और सवाद वाक्यार्थ प्रतीति के लिए लक्षणा का ग्रहण किया। इसके बाद व्याकरण मत आता है, और व्याकरण के आचार्य जो हुए उन लोगों ने शक्ति मानी और व्यंजना का ग्रहण किया, जिसमें जो परम लघु मंजूषा है उसमें 2 प्रकार की शक्ति मानी गई है, मुख्य और अमुख्य। मुख्य 2 प्रकार के अर्थ माने हैं, मुख्यार्थ और अमुख्यार्थ। और इन्होंने मुख्य रूप से जो अर्थ माना है वो इन्होंने वाक्य इनके यहाँ स्फोट है, और स्फोट को व्यक्त करने वाली जो ध्वनि है उसको व्यंजक माना है, और स्फोट को व्यंग्य माना है। इसलिए इन्होंने व्यंजना वृत्ति की कल्पना की, और वाक्य स्फोट को मुख्य रूप से अपने सिद्धांत में स्वीकृत किया, क्योंकि इनके यहाँ पद जो है वो काल्पनिक है,
पद का कोई अर्थ नहीं होता है। पद क्या है? प्रथम क्षण में श्रूयमाण, द्वितीय क्षण में स्थिर रहता है, तृतीय क्षण में विनष्ट विनष्ट हो जाता है। इसलिए पद का कोई अर्थ नहीं होता, और पद का कोई अर्थ न होने के कारण सभी पद सभी अर्थों के वाचक होते हैं। पद का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनके यहाँ एक सिद्धांत भी है, सर्वे सर्वार्थ वाचिका वाला। इसलिए इन्होंने वाक्य स्फोट को मुख्य माना और व्यवहार में उसी की मान्यता को स्वीकृत किया है। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा में नागेश भट्ट ने लिखा है, वाक्य स्फोटो मुख्यो लोके। और जो दूसरा वाक्य, इसके बाद वेदांत, वेदांत जो दर्शन है उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है, व्यवहारे भाट्ट नयः। इन्होंने कोई अलग से व्यापार नहीं माना। इस आधार पर जो हमारी संस्कृत वाङ्मय की परंपरा है उसमें 4 व्यापारों का निर्देश मिलता है, 4 वृत्तियों का, अभिधा, लक्षणा, तात्पर्या और व्यंजना। कई लोगों ने लक्षणा को अलग माना है, गौड़ी को अलग माना है, और कुछ लोगों ने लक्षणा के अंतर्गत ही गौड़ी वृत्ति का अंतर्भाव किया है। कुछ लोग तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं तो कोई लोग नहीं मानते। जो कुमारिल भट्ट के अनुयायी हैं वो तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं, और जो कुमारिल भट्ट के अनुयायी नहीं हैं वो तात्पर्य वृत्ति को नहीं मानते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं उनके विषय। आचार्य मम्मट निर्देश करते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। केषुचित् अर्थात किन्हीं के मत में तात्पर्यार्थ भी होता है। केषुचित् से यहाँ पर लिया गया है जो कुमारिल भट्ट के अनुयायी हैं वो तात्पर्यार्थ को मानते हैं। अब तात्पर्यार्थ का स्वरूप क्या होता है ये समझने के लिए आचार्य मम्मट ने यहाँ पर निर्देश किया है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुः अपदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनाम मतम। यहाँ पर अभिहितान्वय होना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर टंकण की अशुद्धि है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात समन्वय। यहाँ इस प्रकार अन्वय करिए, वक्ष्यमाण पदार्थानाम स्वरूपाणाम, वक्ष्यमाणानाम पदार्थानाम स्वरूपाणाम, कहे जाने वाले पदार्थों के स्वरूप, पदार्थों का जो स्वरूप होता है, जिन पदार्थों का स्वरूप आगे चलकर बताया जाएगा उनमें 3 चीजें होती हैं, सन्निधि वसात, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि। किस आधार पर वो पदार्थ कहे जाएंगे, जो आगे कहे जाएंगे उनमें 3 तत्वों की प्रधानता होगी, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि। अब ये 3 तत्व समझ लेते हैं। सबसे पहले एक आकांक्षा होती है, दूसरा योग्यता और सन्निधि। इन तीनों के मिलने के बाद जिन पदार्थों के स्वरूप को कहा जाएगा और उनके समन्वित होने पर, इनके आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के समन्वय होने पर जिन पदार्थों के स्वरूप को आगे चलकर कहा जाएगा। तो आकांक्षा क्या है? तो आकांक्षा के विषय में आचार्य ने लिखा है, प्रतीति पर्यवसान विरह श्रोतु जिज्ञासा रूपः। प्रतीति जो ज्ञान है उसका जो समापन होता है, पर्यवसान, और उसका अभाव, इसको ऐसे कह सकते हैं श्रोता के जिज्ञासा के रूप वाली। अन्य टीकाकार लिखते हैं, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। यही लक्षण तर्क संग्रह में भी लिखा है, अर्थात किसी दूसरे पद के न होने पर किसी पद के साथ जो अन्वय का अनुभावन है, अनुभावन न हो सकना ही आकांक्षा। जैसे किसी ने कहा घटम, तो श्रोता के मन में जिज्ञासा होगी किम घटम, क्या घट लाया जाए, क्या घट फोड़ दिया जाए, इस तरह की जिज्ञासा होगी। तो वो श्रोता के मन में जो जिज्ञासा है वही क्या है? आकांक्षा है।
दूसरा पद यहां पर दिया गया है योग्यता। योग्यता के विषय में लिखा है अर्थाबाधो योग्यता, अर्थात अर्थ का जो अबाध है, अर्थ में कोई व्यवधान न हो, उसी को कहते हैं योग्यता। जैसे किसी ने कह दिया साइकिल से उड़कर मैं आगरा पहुंच गया, साइकिल से उड़कर, साइकिल में अर्थ बाधित हो जाएगा ना, तो साइकिल से उड़ा नहीं जा सकता ना, साइकिल को चला कर ले जाया सकता, साइकिल में पंखड़ी तो लग नहीं सकती। तो ये क्या है, अर्थ का मतलब ऐसी कोई बात कहना कि जिसके अर्थ की संगति ना हो, उन पदों में परस्पर बाध हो। जो बाध है वही क्या, बाध का अभाव ही क्या, बाध ही होना योग्यता का अभाव है, और बाध का न होना ही योग्यता है। इसको सिद्ध शास्त्र में बहनिना सिंचते एक उदाहरण दिया है कि आग से सींचता है, वृक्षों को आग से सींचता है। अरे सेचन धर्म जो है, सेचन क्रिया का कर्म जो किस में है, जल में है, न कि आग से। आग से तो जलाया जा सकता है, जलेन सिंचति वाक्य सही होगा, जलेन सिंचति वाक्य में योग्यता है, न कि बहनिना सिंचति आग से सेंचता है, ये उसमें योग्यता नहीं है। इसी प्रकार तीसरा जो यहाँ पर तत्व है वो है सन्निधि। सन्निधि को आसक्ति भी कहा गया है, इसका सामान्य अर्थ है निकटता। तर्क संग्रह में लिखा है प्रहरे प्रहरे सहोच्चरितानि वाक्यानि न प्रमाणम सानिध्या भावात्। कोई बात कह दी, एक प्रहर में कह दी, दूसरी दूसरे प्रहर में कह रही है, उसमें क्या है, सन्निधि का अभाव है। ऐसे सन्निधि के अभाव वाले भी तत्व क्या नहीं हो सकते, काव्य नहीं हो सकते, सॉरी, सन्निधि के अभाव में भी कोई वाक्य नहीं बन सकता। तो पदार्थों का जो स्वरूप बताया जाना है उसमें इन तीन चीजों का, तीन तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ये तीन तत्व अगर नहीं होंगे तो वाक्य बनने में असुविधा होगी। अब इसी को बता रहे हैं तात्पर्यार्थ। पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थ, तात्पर्यार्थ भवति केषां मते, अभिहिता अभिहितान्वयवादिनां मतम्, अभिहितान्वयवादिनां मते तात्पर्यार्थो भवति। तात्पर्यार्थः एव वाक्यार्थ, यहाँ पे वाक्यार्थ लिखा है, तात्पर्यार्थ कोई कहते हैं वाक्यार्थ। विशेष वपुः अपदार्थोपि, विशेष शरीर वाला, जिसका शरीर सामान्य रूप से पदार्थ से भिन्न होता है, अपदार्थोपि, जो पदार्थ नहीं, पद का अर्थ नहीं होता है वाक्यार्थ। क्योंकि रामः गृहं गच्छति, ये एक वाक्य है कि राम घर जाता है, यहाँ पर राम पद का एक अलग अर्थ है, राम प्रातिपदिक है, जिसका अर्थ हो जाएगा राम कर्तृक। राम का अर्थ कर्ता है, गृहम क्या है, कर्म है, द्वितीया एक वचन में प्रयुक्त हुआ, तो गृहम का अर्थ केवल कर्म आएगा, और गच्छति गम धातु है, उस पर तिप प्रत्यय, यही बोध होगा। तो इन तीनों शब्दों का जो पदार्थ है, पदों का जो अर्थ है वो भिन्न है, और इन तीनों के मिल जाने पर जो अर्थ आएगा कि राम कर्तृक गृह कर्मक गमनानुकूल व्यापार, ये जो अर्थ आएगा ये पदों का अर्थ नहीं है। पदों का अर्थ तो तत्त है जो बताया गया, राम कर्ता, गृह कर्म और गच्छति क्रिया, और इन तीनों के मिल जाने पर, इसको अन्य भाषा जो शास्त्र की भाषा में गया संसर्ग मर्यादया भासते, संसर्ग की मर्यादा से जो प्रतीति होती है में, जिसमें परस्पर अन्वय हो जाता है। ये समन्वय ही जो अन्वय है, जो पदों का परस्पर अन्वय है, और अन्वय से आने वाला जो वाक्यार्थ है, अनुकूलत्व आदि का बोध होता है। अब राम कर्तृक गृह कर्मक गमनानुकूल व्यापार में अनुकूल किसी पद का अर्थ नहीं है, अनुकूलत्व जो धर्म है, जो अर्थ है वो अपदार्थ है, अपदार्थोपि वाक्यार्थत्वेन समुल्लसति, प्रकट होता है। अर्थात पदों का जो अर्थ नहीं है वो भी वाक्यार्थ के रूप में जब समुल्लसित होता है, प्रकट होता है, यह मत है अभिहितान्वयवादिनाम मतम। ये जो कुमारिल भट्ट हैं, जो उनके अनुयायी हैं, अर्थात भाट्ट मीमांसक,
उनका ये मत दिया गया है और उनके मत में तात्पर्य नाम के एक अर्थ को ग्रहण किया गया है और आचार्य मम्मट ने इसको बहुवचन से निर्दिष्ट किया है अभिहितान्वयवादिनाम मतम। तो यहाँ पर बहुवचन से, जो संस्कृत परंपरा में एक सिद्धांत है कि बहुवचन से सम्मान सूचित होता है और सम्मान से किसी की बात को हम मान रहे हैं, ये भी ग्रहण किया जाता है। और ये केवल बहुवचन होने से यहाँ पर कुमारिल भट्ट के मत को आदर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु आचार्य मम्मट ने पंचम उल्लास में स्पष्ट रूप से कहा है, अभिधा तात्पर्य लक्षणात्मक व्यापार तृतीयातिवर्ती ध्वननादि पर्यायो व्यापारो अनपन्नवनीयः एव। ये पंचम उल्लास में जब व्यंजना सिद्धि की है तो वहां पर आचार्य ने स्पष्ट रूप से इसका निर्देश किया है कि अभिधा, तात्पर्य और लक्षणात्मक जो तीन व्यापार हैं और इन तीनों व्यापार का जो अतिवर्तन करता है, इन तीनों व्यापारों की जो सत्ता से भी बढ़कर जो ध्वनन जिसका दूसरा नाम है, वो व्यापार छुपाया नहीं जा सकता, ऐसा पंचम उल्लास में निर्देश किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अभितान्वयवादियों का मत है, जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इन तीन तत्वों के समन्वय से पदार्थों के स्वरूप जो आगे बताए जाएंगे, इनका भी यहाँ पे भी कहा है ना, येषाम स्वरूपम बक्ष्यते, अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक के स्वरूप को आगे बताएंगे। तो इनके स्वरूप को आगे बताया जाएगा तथा आकांक्षा, योग्यता से सन्निधि जिनके जो समन्वित रहेगा, वही अपदार्थ भी तात्पर्यार्थ के रूप में, इसका अन्य नाम वाक्यार्थ होगा, वो समुल्लसित होता है किनके मत में? अभिहितान्वयवादियों के मत में। इसमें अभिहितान्वयवादी ये जो शब्द है, इससे भी इनके सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। अभिहितानाम अन्वयः, अभिहितानाम कथितानाम उक्तानाम पदानाम अन्वयः एव, है ना, अभिहितान्वयः, तेषां वादः अभिहितान्वय वादः, वादः कहेंगे और षष्ठ्यंत हो जाएगा अभिहिता अन्वय वादिनाम मतम। दूसरे हैं अन्विताविधानवादी, जो प्रभाकर गुरु हैं, उनका सिद्धांत है, वो केवल एक ही बात को मानते हैं, वो कहते हैं वाच्य व वाक्यार्थ। जो वाच्यार्थ होता है वही वाक्यार्थ होता है, कोई अपदार्थ और कोई वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ की कल्पना नहीं होती है। अभितानाम अन्वयः न भवति अपितु अन्वितानाम एव अभिधानम भवति, अन्वित पदानाम एव अभिधानम कथनम भवति। इसके संदर्भ में इन्होंने भी पंचम उल्लास में निर्देश किया है। एक तंत्र श्लोक, जो न्याय मंजरी की शायद कारिका है, वो शब्द वृद्धा विधेयाश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वम अनुमानेन चेष्टया। अब ये पंचम उल्लास की बात है, इनको वहीं समझेंगे। सामान्य रूप से ये समझिए कि जो कुमारिल भट्ट हैं, उन्होंने अभिहित पदों का अन्वय किया है और इस सिद्धांत का नाम रख दिया अभिहितान्वयवादी। कौन हुए? कुमारिल भट्ट। किस प्रकार अभिहित होते हैं? तो पहले पदार्थ के रूप में सभी पदों का अर्थ आता है, फिर उनका एक मिलकर अर्थ आता है, उसी मिलकर आने वाले अर्थ को कहते हैं वाक्यार्थ, और वाक्यार्थ ही तात्पर्यार्थ है, और तात्पर्यार्थ के लिए तात्पर्यावृत्ति का सहारा लेना पड़ेगा। बिना तात्पर्यावृत्ति के तात्पर्यार्थ का बोध हो ही नहीं सकता। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ ने तात्पर्यावृत्ति के लक्षण के स्वरूप को भी बताया है, लक्षण का निर्देश भी किया है। इस आधार पर यहाँ पर अभितान्वयवादियों का मत तथा अन्वितावधानवादियों का मत, अर्थात जो भाट्ट हैं, भट्ट मत के अनुयायी हैं, कुमारिल भट्ट के मत के अनुयायी हैं, तथा जो प्रभाकर के मत के अनुयायी हैं, प्राभाकराः प्रभाकर मत के अनुयायी, भट्टाः भट्ट मत के, अर्थात जो कुमारिल भट्ट हैं उनके मत के अनुयायियों को के मत का यहाँ निर्देश किया गया है। जिस प्रकार से आचार्य मम्मट सामान्य रूप से यही कहना चाहते हैं कि वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक तीन शब्द होते हैं। कुछ लोग तात्पर्यार्थ भी मानते हैं, कुछ लोग वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य के अतिरिक्त
तात्पर्यार्थ भी मानते हैं। इस आधार पर 4 अर्थ होते हैं तो 4 व्यापार भी होंगे, और 4 व्यापार जो हैं उनमें से जो व्यंजना व्यापार है वही सहृदय के हृदय को आनंदित करता है। उसी व्यंजना व्यापार के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रणयन हुआ और उसी का प्रतिपादन करना ही ध्वनिवादियों का मुख्य लक्ष्य है। आज की कक्षा में इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि क्या स्वरूप है वाचक लाक्षणिक व्यंजक का तथा उनका किस प्रकार संबंध होगा। चलिए अब अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।